नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऊर्जा की भी आवश्यकता बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी आवश्यकता बढ़ जाती है। 27.2 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। उस तरह जो है सामान्य मनुष्य के लिए लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन 27.2 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी तरह से 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 300-400 कैलोरी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल होते हैं और नए कोशिकाओं के निर्माण, कोशिकाओं की टूट फूट, मरम्मत आदि के लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार होते हैं, प्रोटीन ही वहाँ पर आवश्यक होते हैं। प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, लेकिन शरीर के अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हैजा और दस्त किसके द्वारा फैलते हैं? खसरा, रूबियोला वायरस, पोलियो का वायरस, रेबीज का वायरस क्या बोलते हैं उसको, न्यूरो कुछ करके नाम उसका है। तो वायरस से होने वाली बीमारियों को थोड़ा सा आपको याद रखना है, और जो बीमारियां बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से होती हैं उनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु संक्रमण। हैजा और दस्त ये जो है बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है। हैजा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलरा, और इसके जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, लेकिन उसका एक वाहक होता है मच्छर। वो भी कौन सी मच्छर? मादा मच्छर, और नाम क्या उसका है? एनाफिलीज। इसी तरह से डेंगू का या फिर जो अन्य बीमारियां हैं उनके लिए या तो कोई वाहक होगा, या तो जीवाणु भोजन आदि से, वायु से, पानी से पहुंचते हैं, या वायरस जो होता है, या तो उसका कोई वाहक होता है। ऐसे तो अपने आप कोई बीमारी आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करते चलिए, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ जितना हो सके शेयर जरूर कर दिया करें। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है, लाइक आप सभी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले के जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासेस देखते रहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12, और इसका केमिकल नाम है सायनोकोबालामिन। शाकाहारी माताओं में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। आयरन की कमी से आयरन के वाला जो रक्ताल्पता होता है, एनीमिया होती है, उसकी बीमारी हो जाती है। विटामिन B6 में भी होता है एनीमिया। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी, ऑफ्थैल्मिया, जीरोफ्थैल्मिया नामक बीमारी हो जाती है। चीज़ों को रिवाइज करते चलें। अगला क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स से किसकी मोटाई मापते हैं? कैलिपर्स एक यंत्र होता है, एक भौतिक विज्ञान में यंत्र होता है जिससे मोटाई मापते हैं, और यहाँ पर स्किन फोल्ड कैलिपर्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वसा या फैट की जो परत होती है उनकी मोटाई मापने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर्स नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और आज के सेशन का 5वां प्रश्न है, टिटेनस का अभिलक्षण है? डीपीटी का टीका दिया जाता है। आप हमें केवल इतना कमेंट करके बताइए कि डीपीटी का टीका कब कब कितने कितने महीने पर बच्चे को कितनी बार दिया जाता है। बीसीजी का टीका तो जन्म के तुरंत बाद देते हैं। खसरा का टीका 9 महीने के बाद। डीपीटी के टीके के बारे में आप सभी बताइए, और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप लोग आंसर जरूर किया करिए। मैंने कहा था अगर आपको ना पता हो तो आप आंसर ढूंढ के बताइए, लेकिन आंसर बताइए आप सभी। पिछले वाले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे, मुश्किल से 4-5 ही बहनों के उसमें कमेंट आए थे, बाकी किसी के कमेंट नहीं आए। आंसर आप सभी लोग आंसर करिए।
ठीक है, आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए, आप सब लोग मेहनत करिए अच्छे से। टिटनेस का अभिलक्षण है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस या पर्ट्यूसिस को काली खांसी, कुकर खांसी भी बोलते हैं, टी फॉर टिटनेस। तो इसमें पेशियों में दृढ़ता और दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है। उदर की पेशियों में दर्द, ये सभी लक्षण होते हैं टिटनेस के। पेशियों में दृढ़ता, ऐंठन, जबड़े की पेशियों के कड़ेपन और उसमें दर्द की शुरुआत होती है। पेट की जो पेशियां होती हैं उनमें दर्द होने लगता है। आप देखेंगे जो लोहे या फिर स्टील के अगर चोट लग जाए तो उसमें वहाँ से जो टिटनेस के जो जीवाणु होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं रक्त के माध्यम से, या प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे आप उसमें तुरंत जो है टिटनेस का इंजेक्शन लोग लगवाते हैं। 45 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यानी प्रसव हुआ, संस्थागत प्रसव के लिए कौन सी वैक्सीन, यानी हेपेटाइटिस बी नामक वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शुरुआती 2 या 3, एक आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो ये लायोफिलाइज्ड है, हिम शुष्कीकृत, थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, बाद में सफ़ेद होने लगता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसे क्या कहते हैं? पीयूष कोलोस्ट्रम कहते हैं, पीयूष कोलोस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जो अतिरिक्त फैट होता है नाड़ियों में जमा होने लगता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में जमा होता है। तो 47 का सी। 48 देखिए, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किसकी वैश्विक सूची से निकाल दिया था? कुछ जो करंट वाले डाटा रहेंगे ना स्वास्थ्य से संबंधित, उनको हम लोग एग्जाम से 2 महीने 1 महीने पहले कर लेंगे, अभी से उनको नहीं रटना है। बाकी जो आपका सिलेबस से पार्ट है पूरा, आपको एक बार उसको अच्छे से जितना हो पाए, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सके वो आपको करते रहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पोलियो महामारी वाले देश से मुक्त घोषित कर दिया है। और एक ऐसी बीमारी है जिसको पूरे विश्व से मुक्त घोषित किया गया है, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? एक ऐसी बीमारी है, अगर आप बता लेंगे तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट जितने लोग बताएंगे मैं हम सबका नाम लेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में, लेकिन आपको बताना है कमेंट करके। क्या पूछा हमने है? ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको पूरे विश्व से समाप्त घोषित कर दिया गया है? और पहले जब तक उसका इलाज, उसका टीका नहीं था, तब तक उस बीमारी की वजह से गांव के गांव जो है छोड़ करके लोग भाग जाते थे, पलायन कर जाते थे। इतना हमने आपको हिंट दे दिया है। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, यानी 3 है इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं चारों में से कोई एक ऐसा है जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल से प्राप्त नहीं होता है या फिर उसका अच्छा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन के लिए जैसे दालें हो गई, दलहनी फसलें, इसी तरह से दूध भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, अंडा हो गया, अंडे की जर्दी, इसी तरह से कुछ और। लेकिन जो हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल होते हैं ये विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, आयोडीन भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। आप देखेंगे जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं इसी तरह से और भी विटामिन पाए जाते हैं इनमें। तो विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल। तो 49 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का 10वां प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? पहला वाला जो ऑप्शन है आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम, बाकी ये तीनों नहीं आते इसके अंतर्गत। कैल्शियम न्यूनता या विटामिन बी न्यूनता या विटामिन सी न्यूनता। आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत आता है। अच्छा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ये
अधिकांश क्वेश्चन पहले वाले क्लासेस में हो चुकी होती, मैं रिपीट करता हूँ रिवीजन पर्पज से, ताकि देखिए आपको याद है कि नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी, और शहरी शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आप हमें दोनों का सन बताइए कमेंट करके। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? आप कभी ऐसा ना सोचा करें कि हम आपसे कई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस रिवीजन पर्पज से चीज़ें आपको याद रहें, उनको आप मेमोराइज करने का प्रयास करें। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है माता की आयु। अगर कम आयु में आप देखेंगे 20 से 35 वर्ष की आदर्श अवस्था मानी जाती है। अगर कम आयु में अगर गर्भ अगर होता है या गर्भस्थ माता अगर कम आयु की होती हैं तो उनके बच्चे का वजन कम होने की संभावना रहती है। माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उनको उचित पोषक न मिले, ये सभी भी कारक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। तो सी है उपरोक्त दोनों, तो यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, अपेक्षित आयु वर्ग में से कम लंबाई वाले बच्चों को कहा जाता है? यानी जिस आयु में जितनी लंबाई होनी चाहिए अगर वैसा नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृद्धिरुद्ध। वृद्धि अवरुद्ध हो चुका है, वृद्धिरुद्ध। गर्भावस्था के दौरान आप देखेंगे विटामिन ए को हम लोग वृद्धि विकास वाला विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन सी को संक्रमण विरोधी यानी रोग से बचाव विरोधी विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन डी को धूप की विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। याद रहेंगे आपका सभी को ये फैक्ट? फिर हम कल क्लासेज में पूछेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, बताएंगे आप लोग कमेंट करके तुरंत। ठीक है, पहले के क्वेश्चन भी आपको कोई भूलना नहीं है। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है आप चाहे तो उनको नोट्स के रूप में बना सकते हैं, या फिर वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहा करिए। ठीक है, जैसे आपने कोई वीडियो आज देखी उस वीडियो को आप कल फिर से एक बार देख लीजिए, परसों फिर से देख लीजिए, एक बार रिवीजन करते रहिए। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक ये सभी है। पोषण, संक्रमण अगर माता को होता है तो गर्भस्थ शिशु को भी हो जाएगा। माता में कोई अगर अनुवांशिक कोई अगर बीमारी है, उसमें जेनेटिक बीमारी अगर माता पिता से बच्चे में भी हो जाती है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, NRHM का पूरा नाम बताइए। आप सभी को पता होगा, सभी को पता है तो सभी लोग कमेंट करके आंसर करिए इसका। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? दोनों को बताना है कमेंट करके। 54 का बी। 55 देखिए, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से उष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को पर रखना आवश्यक होता है। नीचे ऑप्शन यहाँ पर है, कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 25 डिग्री, कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो वयस्क हम आप हैं तो हमारे शरीर के जो तापमान होता है, अंदरूनी तापमान कितना होता है? 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 37 मान सकते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में। तो लेकिन जो कमरे का तापमान रखना अनिवार्य होता है, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तापमान। जो नवजात शिशु जहाँ पर रखा गया उसको जो कमरा है, क्योंकि उसके शरीर से उष्मा का तेजी से ह्रास होता है। 56 से देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, 55 का बी हो गया था राइट आंसर। 56 से देखिए, बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? बहुत आसान प्रश्न है। विटामिन बी, और विटामिन बी में भी कौन सा विटामिन? विटामिन B1, विटामिन B1। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्वेश्चन नंबर 57, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत या बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 58, अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? कौन सी अतिरिक्त रचना भ्रूण को पोषण प्रदान करती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता लेंगे। अपरा या फिर इसी को प्लेसेंटा भी बोलेंगे, अंग्रेजी में अगर नाम होगा तो प्लेसेंटा, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, प्लेसेंटा या अपरा। गर्भनाल,
तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर 58 का। और आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ज़्यादा है, 21 क्वेश्चन है टोटल, ये आपका हो गया 19वां क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्येक राज्यों केंद्र शासित, थर्ड लास्ट का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे, लास्ट से तीसरा वाला 19वां क्वेश्चन है। प्रत्येक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन सी संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क, चलिए हमने तो बता दिया यहाँ पर, आपके लिए हम होमवर्क रखना चाह रहे थे। 62 का सी। 63 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का आधार मांग सकती है। बी है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर केवल जो पहला वाला है ये राइट आंसर है, ठीक है। और आज के सेशन का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर आप जरूर कर दिया करें। निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही नहीं है? मतलब एक तो कोई सही है, एक तो कोई सही नहीं है, बाकी सही है। तो 3 यहाँ पर है, ए बी सी डी में तो इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति की अधिष्ठाता महिला होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक जिला अधिकारी को एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना पड़ेगा, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, ये गलत है, जो शामिल नहीं है इसमें, तो प्रश्न के हिसाब से ये राइट आंसर होगा। ये जो है इसमें नहीं आता, इसमें शामिल नहीं होता, बल्कि ये शामिल होना चाहिए। ये पूछा है कौन सा शामिल नहीं होगा, अगर यहाँ पर नहीं होता केवल है होता, शामिल है, तो फिर ये वाला भी इसी के अंतर्गत आ जाता जो अधिनियम है। लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं, इसका मतलब ये जो है इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं आपको? 62 वाले क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।